नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर जो 6 है इसको हल करने वाले हैं। देखिएगा, शैक्षणिक रीति विज्ञान के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये जो टेस्ट है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो इनमें से जो उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है वो किस विकल्प में दे रखा है। देखो, जब हम उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते हैं तो उसमें हम शैक्षणिक उद्देश्यों को भी लिखते हैं, प्रश्नों का निर्माण भी करते हैं और समंकन योजना भी तैयार की जाती है। लेकिन उसमें छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है साथियों। छात्रों की कमियां जो होती है इनके कारणों की जानकारी प्राप्त हम किस में करते हैं, निदानात्मक परीक्षण में करते हैं, न कि उपलब्धि परीक्षण में। विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ पहले प्रश्न में? सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों आपके। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? वेधता का, वस्तुनिष्ठता का, व्यापकता का और विभेदकारिता का। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में बात की जा रही है कोई परीक्षण मतलब कोई पेपर लिया जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न मान लो कि भाई उसमें से 10 प्रश्न, उसमें पेपर में कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है। तो मतलब वो जो पेपर है वो प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें किसी भी प्रकार से अंतर नहीं कर पा रहा है। अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव रहेगा साथियों? विभेदकारिता का अभाव रहेगा। फोर्थ विकल्प सेकंड प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आज का ये सेकंड टेस्ट है साथियों। सुबह मैंने 8:30 के लगभग जो राजस्थान का भूगोल है, भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर शायद 17 था, ठीक है ना, उसको अपलोड कर दिया है। 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बेहद उपयोगी वहां पर आपने देखे थे। और उसके पहले मैंने शैक्षिक परिदृश्य का पेपर नंबर 7 अपलोड कर दिया है। अब देखो, एक ऐप पर जो 149 वाला कोर्स है इसमें पेपर नंबर 7 शैक्षिक परिदृश्य का डाला जा चुका है। आज आपके मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लेवल 1 वाले जो एसएसटी सामाजिक आपके विषय है, लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका पेपर नंबर 3 आने वाला है। राजस्थान अध्ययन का कक्षा 11वीं की जो किताब है उसका अंतिम जो पार्ट है अध्याय नंबर 8 वो आने वाला है। और साथ ही लेवल 2 विज्ञान वाले हैं, इनके लिए पेपर नंबर 9 हुए या 10 हुए, आपके 9 पेपर हुए शायद, तो 10वां पेपर आपके आने वाला है। आज का ये 4 जो पेपर है ये आपके ऐप पर डाले जाएंगे। और मैंने पहले बोल रखा है कि 5 जनवरी के बाद में आपके एप्लीकेशन पर 149 वाले कोर्स में मैराथन टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पूरे 150 प्रश्नों के प्रश्न रहेंगे और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। लेवल 1 के लिए अलग प्रश्न रहेंगे, लेवल 2 के लिए अलग प्रश्न रहेंगे साथियों। देखिएगा, पिछले जो 175 टेस्ट है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये पिछले 175 टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स को आज ज्वाइन किया, कोर्स तो हालांकि 2-3 महीने से चल रहा है जिसमें 175 के लगभग टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए। तो ये सभी जो टेस्ट है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे साथियों। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी विद पीएन लोधा नाम से ऐप बना हुआ है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या है, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा देते हो क्योंकि कोई नहीं वाला आपका आंसर नहीं होता है। अब 3 विकल्प बचे। देखो, लिखित परीक्षा जो ली जाती है, तो लिखित परीक्षा में क्या होता है साथियों, सबसे मुख्य रूप से हम बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का जो है इसका ही मापन कर सकते हैं। किस परीक्षा के माध्यम से? लिखित परीक्षा के माध्यम से। विकल्प 1 तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रत्येक प्रश्न जो 25 प्रश्न है यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, माइनस मार्किंग है इसमें आपके। चौथा प्रश्न है, शिक्षण में कौन सी सहायक सामग्री श्रव्य नहीं है? तुरई, रेडियो, ग्रामोफोन और मोबाइल फोन। तो इनमें से जो सहायक सामग्री श्रव्य नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है। तो चौथे प्रश्न का आंसर देखिए, सहायक सामग्री कौन सी? श्रव्य।
श्रव्य नहीं है तो तुरई, श्रव्य मतलब जिसमें सुनाई देता है, तो रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, तुरई भी श्रव्य के अंतर्गत आती है, ग्रामोफोन भी यहाँ पर श्रव्य के अंतर्गत ही है। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है ये श्रव्य नहीं साथियों, सिर्फ श्रव्य नहीं, इसमें तो हम देखते भी है, तो फिर मोबाइल फ़ोन क्या हुआ आपका, श्रव्य दृश्य हुआ। तो मोबाइल फ़ोन चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, देखिए ये शायद ये श्रव्य नहीं है, इस वजह से ये आपका आंसर है। पांचवा प्रश्न क्या है आपके, एपिडाइस्कोप काम में आता है, किस काम में आता है एपिडाइस्कोप? चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए, चित्रों को समान आकार में ही दिखाने के लिए, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने के लिए, और इनमें से कोई कार्य संभव नहीं है। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताइए, एपिडाइस्कोप जो है ये किस काम में आता है? आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1। एपिडाइस्कोप का प्रयोग हम चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए करते हैं। प्रथम विकल्प पांचवें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। छठा प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। आदर्श नाटक प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर पर जो नाटक शिक्षण की आपको उपयुक्त प्रणाली लग रही है उसका चयन करना है। देखो व्याख्यान प्रणाली तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि नाटक शिक्षण में हम बच्चों, नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में अभिनय एवं कला का विकास करना। अब व्याख्या प्रणाली के माध्यम से तो कोई अभिनय कला का विकास हो ही नहीं पाएगा। आदर्श नाटक प्रणाली में अध्यापक साथियों पात्रों का अभिनय करता है, तो ये भी बेस्ट नहीं मानी जाएगी। अब रंगमंच या कक्षा अभिनय, तो भाई रंगमंच प्राथमिक स्तर पर उपयोगी या सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे रंगमंच पे तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कक्षा अभिनय के माध्यम से हम मतलब उनको, जैसे कोई भी पाठ है नाटक से संबंधित, तो उसमें जितने पात्र है कक्षा में ही बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है कि भाई ये तेरा पात्र है, ये तेरा पात्र है, तुझे ये डायलॉग बोलना है हाव भाव के साथ में, ठीक है। तो बालक में इस प्रकार से हम अभिनय कला का विकास कर सकते हैं कक्षा में ही, समय भी बर्बाद नहीं होता है ज़्यादा, तो ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी कौन सी, कक्षा अभिनय प्रणाली। फोर्थ विकल्प छठे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता लाना चाहिए, अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाना चाहिए, ज़्यादा समय पढ़ना चाहिए, या पढ़ने में मन लगाना चाहिए। तो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए इनमें से आप क्या करोगे? प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताओ भाई। आंसर देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 7 में कौन सा आंसर रहेगा आपके? विकल्प नंबर जो 2 है, अर्थग्राह्यता में त्वरितता मतलब तेजी लाना चाहिए मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि मौन वाचन मतलब मन ही मन में चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, और मन ही मन में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उनका अर्थ भी तीव्र गति से कर रहे हैं, तो मौन वाचन की गति भी तेज होगी। तो इस वजह से सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 7 का सही आंसर है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और इनमें से सभी। तो हमें छात्रों के शब्द भंडार में क्या करना है? वृद्धि करना है। और छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है साथियों, देखो शब्दकोश का भी उपयोग करो आप, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाओगे छात्रों की, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग भी किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को करके हम छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। उक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है आपके? देखो प्रश्न नंबर 9 है, आगमन विधि की पूरक विधि है। विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि और निगमन विधि। तो जो आगमन विधि की पूरक विधि है वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखी है? 9वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों। प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है वो रहेगा आगमन विधि की पूरक विधि निगमन विधि होती है, जबकि संश्लेषण की पूरक विधि विश्लेषण विधि होती है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों की संख्या 5 होती है, जबकि आगमन विधि के रूपों की संख्या 2 होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पूरक विधि पूछी गई थी। खैर फोर्थ जो चौथा विकल्प है ये 9वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है आपके? किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मॉन्टेसरी विधि में, पेस्टोलॉजी विधि में, जैकटार्ट विधि में, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। जिस विधि में बालक आँख का प्रयोग भी कर रहा है, हाथ का प्रयोग भी कर रहा है, कान का प्रयोग भी कर रहा है। अब देखो ये सभी चीज़ें जो है ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी। क्या है ये? ज्ञानेंद्रियाँ हैं साथियों।
अब ज्ञानेंद्रियों पर बल किसने दिया है? मैडम मारिया मोंटेसरी ने। अतः यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा? मोंटेसरी विधि जो प्रथम विकल्प है, यह आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भाव बोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध और पठन बोध। तो जो कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है वो आपको देखना है प्रश्न नंबर 11 में। आंसर देख लेते हैं 11वें प्रश्न का। देखो, कविता सुर लय ताल यति गति के साथ में कविता बोली जाती है। जिस भाव से संबंधित कविता है उस भाव के अनुसार कविता बोली जाती है। जैसे वीर भाव है, या फिर देशभक्ति भाव है, या फिर अन्य कोई भाव है, तो उसी भाव के अनुसार कविता को गाया जाता है। अतः कविता शिक्षण का प्रमुख अंग भाव बोध होता है। क्या होता है? भाव बोध होता है। विकल्प आपके जो एक है 11वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु में विविधता, अभ्यासों में विविधता, पाठों की संख्या और कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, बिना कहे तो कैसे काम चलेगा। 12वें प्रश्न का आंसर बताओ। प्रश्न नंबर 12 में पहला, दूसरा या तीसरा? देखो, हमें भाषा की पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है। इसके लिए हमें विषय वस्तु में भी विविधता होना चाहिए, रखना पड़ेगा, अभ्यासों में भी विविधता होना चाहिए, लेकिन पाठों की संख्या, दिए गए विकल्पों में से पाठों की जो संख्या है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि अगर आप कोई किताब निर्मित करते हो, उसमें 8 की जगह आप 9 पाठ कर देते हो, तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पर पहले और दूसरे विकल्प से पड़ेगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ? प्रश्न नंबर 12 में जो थर्ड विकल्प है, प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है आपके? भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों को अनुशासन में रखना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना और छात्रों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य पूछा गया है। जब हम बच्चों को कक्षा में बैठ कर के कोई कहानी सुनाते हैं साथियों, जैसे परियों की कहानियां हैं या अन्य कोई कहानियां हैं, जो ज़्यादातर जो कहानियां हैं ये काल्पनिक रहती है, लेकिन काल्पनिक कहानियां ही बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती है सर्वाधिक। अतः कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य है ये भी क्या है? छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर होगा। अनुशासन में रखना या मनोरंजन करना ये मूल उद्देश्य नहीं होता है, ना ही सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना ये मूल उद्देश्य होता है। मूल उद्देश्य क्या है कहानी सुनाने का? कल्पना शक्ति का विकास करना। किसकी? छात्रों की। तो थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न में क्या है आपके? कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किसका? शामपट्ट का किया जाता है, चार्ट्स का किया जाता है, प्रतिरूप का किया जाता है या चित्र का किया जाता है? तो इनमें से कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 में क्या आंसर रहेगा? तो विकल्प नंबर जो एक है शामपट्ट। क्या है? शामपट्ट। बिल्कुल, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? शामपट्ट का किया जाता है साथियों। आपने देखा होगा कि कोई भी जो तथ्य है, फैक्ट है, उनको समझाने के लिए, अभ्यास वगैरह कराने के लिए अध्यापक के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? शामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। हर बार वो चार्ट, चित्र या प्रतिरूप लेकर नहीं आएगा, शामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसी वजह से शामपट्ट को अध्यापक का अभिन्न मित्र भी कहते हैं। तो विकल्प एक आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न 15 को। 15वें प्रश्न में क्या है आपके? सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है या पाठ्य पुस्तक वाचन है? तो आपको सस्वर वाचन का अभ्यास कराना है, इसके लिए सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा लग रहा है? आंसर देखें प्रश्न नंबर 15 का। तो कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों? आपके विकल्प नंबर जो 3 है, सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन, जिसको हम समवेत वाचन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? समवेत वाचन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना जाएगा, क्योंकि इसमें सभी बालक जो हैं एक साथ वाचन करते हैं। इससे जो शर्मीले प्रवृत्ति के जो छात्र होते हैं या फिर जो संकोची छात्र होते हैं वो भी वाचन करना सीख जाते हैं। तो थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न 15 का आंसर है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है?
पढ़कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अनुभव से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है और देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में जाकर के छात्रों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अब खुद छात्र ही प्रयोग कर रहे हैं तो पढ़कर तो सीख नहीं रहे, वो ना ही देख करके सीख रहे हैं। देखो देख करके सीखना तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है जिसमें अध्यापक प्रयोग का प्रदर्शन करता है और छात्र देखते हैं, वो देखकर सीखना इस पर आधारित है प्रयोग प्रदर्शन। लेकिन प्रयोगशाला विधि में छात्र खुद करके प्रयोग करके सीख रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगशाला विधि जो है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित है। थर्ड विकल्प 16वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके, देखो और रचो विधि के जनक है, सीताराम चतुर्वेदी है, श्रीधर व्यास है, डॉक्टर वेस्ट है और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, प्रश्न संख्या 17 में चौथा आंसर तो होगा नहीं। अब पहला, दूसरा, तीसरा या दूसरा, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर प्रश्न 17 का आंसर सही लग रहा है? आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखो और रचो विधि जो है साथियों ये दी थी सीताराम चतुर्वेदी ने। किसने दी थी ये विधि? सीताराम चतुर्वेदी ने दी थी। और श्रीधर व्यास के द्वारा तो व्यास या भाष्य विधि दी गई थी। कौन सी विधि दी गई थी इनके द्वारा? व्यास या भाष्य विधि इनके द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा? श्रीधर व्यास के द्वारा। जबकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? देखो और रचो विधि की। तो विकल्प नंबर 1 ही आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भाषा विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि है, मॉन्टेसरी विधि है और किंडरगार्टन विधि है। तो देखो शिक्षण कौशलों की बात की जा रही है। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है सूक्ष्म शिक्षण को, या फिर आप इसको माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जानते हो साथियों। ये शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में ही हम जो शिक्षण के कौशल होते हैं उनको सीखते हैं। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 18 में सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके, सबसे अंत में बनने वाला भाषाई बिंब कौन सा है? दृष्टि बिंब है, श्रुति बिंब है, विचार बिंब है और भाव बिंब है। तो देखो बिंबों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पर बात की जा रही है सबसे अंत में जो बिंब बनता है उस बिंब का नाम आपको प्रश्न 19 में बताना है। साथियों 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है? तो सबसे अंत में बनने वाला जो भाषाई बिंब है वो होता है भाई आपके भाव बिंब। कौन सा बिंब होता है? भाव बिंब होता है साथियों। भाव बिंब सबसे अंत में बनता है कि कोई भी चीज के प्रति हमारा जो भाव होता है, जैसे दया करना, प्रेम करना, ये चीजें ये सबसे अंत में आती है। तो फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 20वां प्रश्न क्या है आपके, मानसिक क्रिया किस बिंब में होती है? दृष्टि बिंब में होती है, श्रुति बिंब में होती है, विचार बिंब में होती है या भाव बिंब में होती है? तो अगर हम बात करें मानसिक क्रिया की कि मानसिक क्रिया किस बिंब में होती है, तो 20वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा साथियों? मानसिक, भाई देखो दृष्टि बिंब तो देखने से संबंधित है, श्रुति बिंब सुनने से संबंधित है और मानसिक क्रिया का संबंध कौन से बिंब से? विचार बिंब से है। हम किसी भी चीज के बारे में सही गलत का निर्णय करते हैं, सोचते हैं उस चीज के बारे में, तो वो मानसिक क्रिया जो कि विचार बिंब के अंतर्गत आती है। थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न में आंसर है 21 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 21वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। श्रवण कौशल का विकास होता है, श्रुतलेख से होता है, लेखन से होता है, पठन से होता है या मौन वाचन से होता है? तो इनमें से जिससे श्रवण कौशल का विकास होता है वो इनमें से कौन सा कौशल है? देखो श्रवण का मतलब सुनने से, तो लेखन से तो हम सुनते नहीं, लेखन में तो लिखते हैं, तो भाई इससे तो नहीं होगा। लेखन से तो इसका विकास नहीं होगा श्रवण कौशल का। मौन वाचन में हम मन ही मन में चीजों को पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ रहे हैं, तो इससे सुन कहाँ रहे, इससे भी श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। अब पठन से या श्रुतलेख से? पठन से तो पढ़ने के कौशल का ही विकास होगा। तो इस प्रकार देखो श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर के लिखना, सुनकर के लिखना। अध्यापक देखो शब्द बोलता है, वाक्य बोलता है और छात्र उसको लिखते हैं। अब लिखते कैसे हैं? सुनकर लिखते हैं। तो एकमात्र यही ऐसा विकल्प है जिसमें श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। हालांकि श्रवण के साथ में ही श्रुतलेख में श्रवण के साथ ही कौन से कौशल का भी विकास होता है?
लेखन कौशल का भी विकास होता है श्रुतलेख से। लेकिन दिए गए विकल्पों में से श्रवण का विकास करने वाला तो सिर्फ श्रुतलेख है। तो इस वजह से 21वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल कमेंट करके जाना कि 25 में से माइनस मार्किंग करने के बाद आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। देखो 22वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता के रिक्त स्थान की अनुभूति कराना चाहिए। कला तत्व की, भाव तत्व की, शास्त्रीय ज्ञान की और सभी। तो देखो ऐसा है, आंसर जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले ही सही किसी चीज को रटे रटाए अगर आपने पढ़ रखा है तो वो आंसर नहीं होता है। आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है साथियों। जैसे एक प्रश्न आया था कि कक्षा 1 में हमें कविता जो है कैसे गानी चाहिए। ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये प्रश्न आपसे जो रीति विज्ञान का पेपर नंबर 5 था उसमें पूछा था। तो उसमें क्या था, उसमें ये कला के साथ में या फिर भाव के साथ में गाना चाहिए, या ऐसे भी ऑप्शन थे। लेकिन वहां पर था कि भाई वह ऐसी कविता है, जैसे मैंने उदाहरण बताया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मतलब जुड़ी हुई कविता। ठीक है ना। तो इस प्रकार कक्षा 1 की बात थी ये। अब यहाँ पर जो विकल्प है प्राथमिक स्तर पर, तो शास्त्रीय ज्ञान प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल नहीं रहेगा। ये गलत है तो ये भी गलत है। पहले और दूसरे में से एक का चुनाव हमको करना पड़ेगा। तो साथियों इनमें से देखो, कला तत्व तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जाता है और भाव तत्व प्राथमिक स्तर पर आ जाता है। तो फिर दूसरा विकल्प दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वें प्रश्न में क्या है आपके, कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संग्रह इनमें से किसने किया। J.F. हर्बर्ट ने किया, फ्रोबेल ने किया, मोंटेसरी ने किया या हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। तो कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों की बात की जा रही है, जिसका सर्वप्रथम संग्रह किसके द्वारा किया गया। 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं मित्रों। कौन सा आंसर रहेगा 23 में, जो चौथा विकल्प है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही सबसे पहले कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का संग्रह किया गया था। बनाया नहीं था, इन्होंने इकट्ठा किया था। ठीक है ना। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 23 का सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके 24वां प्रश्न है, श्रवण कौशल को विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। गीत विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। तो भाई ऐसा है, प्रश्न का ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसका सही आंसर नहीं दे पाओगे। 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो एक बार पूरा समझना प्रश्न को। तो इसका फोर्थ विकल्प सही है। कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। देखो, गीत के माध्यम से भी श्रवण का विकास होता है, कहानी के माध्यम से भी होता है, व्याख्यान के माध्यम से भी होता है, खेल के। अब दिमाग में ये आता है कि भाई सर्वश्रेष्ठ पूछा है तो खेल सर्वश्रेष्ठ कैसे है, क्योंकि बालकों की भाई श्रवण कौशल पहला कौशल है। पहला कौशल हम कक्षा 1 में ही सिखाएंगे। ठीक है ना। तो कक्षा 1 में ही पहला कौशल सिखाएंगे, मतलब बालक 5-6 साल का है। तो खेलों में रुचि रहना स्वाभाविक सी बात है। नया नया जो बालक है, खेल बहुत ज्यादा उसको पसंद है। अब खेल विधि के माध्यम से उसको हम खेल खिलाएंगे, जैसे नीर तीर जैसे खेल खिलाएंगे या अन्य ऐसे खेल खिलाएंगे, बालक उनको बड़े ध्यान से सुनेगा। तो मतलब श्रवण कौशल का विकास होगा। इसी वजह से खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है साथियों। 24 में फोर्थ विकल्प ही सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो, ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड जरूर करिएगा। जो 8,000 से भी अधिक बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, उनमें से भी लगभग 3-3.5 हजार बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कोर्स ज्वाइन कर रखा है साथियों, आप एक बार उनसे राय ले सकते हो। अगर आप जान पहचान वाले हैं, आपके रोजाना 4 से 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ऐप पर। देखो, 25वां प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना, व्याकरण का ज्ञाता बनाना, भाषा को परिमार्जित करना और भाषा का शुद्ध लेखन सिखाना। तो इनमें से जो व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है वो कौन से विकल्प में दिया गया है। भाई व्याकरण का ज्ञाता बनाने के लिए व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है। पहला, तीसरा या चौथा। दिए गए विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। भाषा को परिमार्जित मतलब शुद्ध बनाने के लिए ही व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। थर्ड विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर 6। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।